वेलकम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, यानी कि हमारे संविधान के बारे में, जो हमारे संविधान में लिखा गया है उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। और एक समरी आप कह सकते हैं इसे, कि हमारे संविधान में क्या क्या फीचर्स हैं उसके। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला जो फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, सबसे पहली बात कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो कही जाएगी तो वो कही जाती है कि ये बहुत लेंदीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और साथ में रिटर्न, लेंदीएस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि लिखा हुआ और सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक किताब आपको मिल जाएगी, आप किताब ले सकते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन जब आप ब्रिटेन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको किताब नहीं मिलेगी। वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लॉज पास करते हैं हमारे उनके पार्लियामेंट में, और उन लॉज को वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और एक लाइब्रेरी उन्होंने बनाई हुई है कि वहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। तो लाइब्रेरी में जितने भी लॉज उन आपको दिखा देंगे वो, तो वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंदीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका कारण क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल के साथ में 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल थे पहले। ये पहले की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस समय 1949 में, 26 जनवरी 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था। उस समय इतने आर्टिकल्स और ये शेड्यूल्स थे। उसके बाद में हमारे अमेंडमेंट्स और सब अमेंडमेंट्स होने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो 465 हो गए हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। जो अमेंडमेंट्स की गई है उसमें 20 आर्टिकल्स जो हैं वो निकाल दिए गए हैं और एक पार्ट निकाल दिया गया है जो कि 7th पार्ट था। और उसके बाद में 90 आर्टिकल्स ऐड कर दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और 4 पार्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। उसके साथ ही 4 शेड्यूल भी ऐड कर दिए गए हैं, 9, 10, 11 और 12। आप के लिए काम आप गूगल पे जाके ये सर्च कीजिएगा कि जो पार्ट 7 निकाला गया है उस पार्ट में क्या लिखा गया था। ठीक है, तो ये आप आपका होमवर्क समझ लीजिए और कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइएगा कि उस पार्ट में क्या लिखा गया है। अगले लेक्चर्स में आपको वैसे पता चल ही जाएगा कि उस पार्ट में क्या था। और ये कारण क्या रहा कि इतने बड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, तो उसके 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण क्या है कि जो जोग्राफिकल फैक्टर है, ये है कि हमारा ये जो कंट्री है बहुत ही वास्ट कंट्री है, कि यहाँ पर आपको अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी, अलग अलग भाषाएं देखने को मिल जाएंगी। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा कुछ है, तो उनके बारे में लिखना तो इसके लिए थोड़ा बड़ा हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, जो हमारा 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर्स में। जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो वहाँ पर उन लेक्चर्स को देख के आइएगा, उसको रिवाइज करके आइएगा, तो आपको काफ़ी आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कहा जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था वो काफ़ी बड़ा था, उसमें भी आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा थे। कितने आर्टिकल्स थे ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, या फिर पिछले लेक्चर्स आप देखिएगा कितने आर्टिकल्स थे उसमें। तो वहाँ से जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो काफ़ी बड़ा हो गया, ये कहा गया है। तीसरा कारण क्या था इसका? तीसरा कारण ये था कि ये जो सेंटर है और जो स्टेट्स हैं सबके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर जो स्टेट था उसके लिए उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, जो आर्टिकल 370 में लिखा गया था कि उनके पास ये हक है, उनके पास यह अधिकार दिया गया था कि वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 370 हट गया है उसके बाद में अब जो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वहाँ पर भी लागू होता है। तो अभी सेंटर और स्टेट सब जगह एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अब ये हो चुका है। हालांकि पहले भी यही था कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन था, केवल जम्मू एंड कश्मीर का एक एक्सेप्शन रखा गया था। उसके बाद में अगला क्या है कि डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में भी लेक्चर ले लिया गया है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लीगल एडवाइज़र्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो उन्होंने सबने अपनी अपनी राय दी है और सबकी राय जो है सुनी गई है, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसलिए बड़ा हो गया। ये भी एक कारण रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा होने में। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस ही नहीं है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस को भी रखा गया है। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इस तरीके से नहीं है। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, वो काफ़ी छोटा डॉक्यूमेंट है, आप देखेंगे कभी तो उसमें आपको ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। और जो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस है वर्ल्ड में,
आपको लगभग 100 या 200 के बीच में उनके अंदर आर्टिकल्स रहेंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पास करके कुछ लॉज बनाए जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे हमारे लेक्चर में। और आगे भी आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से अमेंडमेंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये पहली बात हो गई कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। दूसरी बात ये है, फीचर जो है, हम फीचर्स पढ़ रहे हैं तो दूसरा फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि इसे काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज से लिया गया है। बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था कि रैंसैकिंग ऑफ ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि हमने बोरो नहीं किया, हमने कोई भी पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो किसी भी संविधान से बोरो नहीं किया है। हमने पढ़ा है सभी संविधानों को, और उसके बाद में जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वैलिड लगा कि हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, वो हमने हमारे हिसाब से उसके अंदर चेंजेस करके उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। तो हमने बोरो नहीं किया, ये इसकी एक क्रिटिसिज्म हो सकता है, लेकिन हमने बोरो नहीं किया ये कहा जा सकता है। जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मेजर पार्ट है, जो हम कहें कि इस ढांचा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी कुछ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो वहाँ से लिया गया है, ये कहा जा सकता है। उसके बाद में जो फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी है, जो आगे हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल राइट्स हमारे जो हैं वो अमेरिकन और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के हमारे संविधान में हमारे हिसाब से उन्हें डाला गया है। तो ये नहीं कि वहाँ से वहाँ पे जो लिखा गया है वही उठा के एज इट इज़ हमने हमारे संविधान में लिखा है, ये नहीं है। हमने हमारे हिसाब से उसको मॉडिफाई किया है। उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्ट है वो ब्रिटिश का लिया गया है, इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले भी पॉलिटिकल जो पावर थी वो ब्रिटिश के पास थी। तो जो उनकी जो उन पार्लियामेंट वगैरह उन्होंने चलाई थी, तो उसी को हमने आगे बढ़ाया है। तो पॉलिटिकल पावर जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से आई है, लेकिन ये भी नहीं कि ब्रिटेन में जैसा होता है वैसा ही, तो उसमें भी चेंजेस हमने किए हैं। जो कैबिनेट गवर्नमेंट है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के अंदर जो रिलेशंस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ये सभी पॉइंट्स जो भी पढ़ रहे हैं फीचर्स में, वो आगे चलकर हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये एक समरी कहा जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो आज हम एक समरी ले रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। कुछ फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे, काफ़ी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। और जो भी प्रोविजंस है वो हमने कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ये सभी कंट्रीज़ को, रशिया, ये सभी कंट्रीज़ को, बहुत सारी कंट्रीज़ को, जैसे कि 60 से ज़्यादा कहा जाता है कि कंट्रीज़ के संविधान को पढ़ के हमारे संविधान में लिखा गया। तो इसके लिए भी समय भी लगा है कि ये हमारा संविधान बनने में काफ़ी समय भी लगा है कि ये सभी कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के हमने बनाया है हमारा संविधान। फिर यही कि क्रिटिज्म कहा जाता है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमने कोई बोरो नहीं की ये चीज़। उनका पढ़ के हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन करके उसे डाला है, कोई भी पार्ट होगा तो ये इलॉजिकल है, पूरी तरह से अनफेयर है कि अगर हम बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन इसे कहेंगे तो ये सही नहीं होगा। इसके बाद में रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ये नेक्स्ट फीचर है कि कि जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कि वहाँ पर अमेंडमेंट यदि आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो काफ़ी मुश्किल काम है, काफ़ी टीडियस है, उसमें काफ़ी मेजोरिटी, आपको स्पेशल मेजोरिटी और काफ़ी कुछ लगता है वहाँ पर। तो दो जो है सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, दोनों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मुश्किल काम है वो। तो वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमने कहा कि वो रिटर्न नहीं है, तो जैसे लॉ पास होता है वैसे ही वो लॉ पास करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं, तो वो एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। भारत में दोनों ही प्रोविजंस हैं। कुछ कुछ पार्ट्स जो हैं हम आगे देखेंगे कि कौन से प्रोविजंस है जो सिंपल मेजोरिटी को पास करके, सिंपल मेजोरिटी से पास करके ही हम लॉ के जैसा ही उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, और कुछ अमेंडमेंट्स होती है जिसमें स्पेशल मेजोरिटी लगती है। तो मेजोरिटीज़ के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है। और कुछ ऐसे भी होती है कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ स्टेट्स जो हैं उनकी रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, कि स्टेट्स भी हाँ बोलें उसके बाद ही वो लागू होगा। तो दोनों ही प्रोविजंस है कि रिजिड भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है। तो जो सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश में जो पास होते थे वैसे ही जो पास होते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल 368 में नहीं लिखे गए। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट की बात करता है। आर्टिकल 368 के अंदर आपको
जो भी अमेंडमेंट किस तरीके से करनी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में लिखा गया है। तो उसमें जो भी सिंपल मेजोरिटी से यानी कि साधारण मेजोरिटी से पास करके 50% से ज़्यादा जो प्रेजेंट है उन्होंने वोट कर दिया तो उसमें से पास हो गया ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव की तरह, कि जैसे कि कोई लॉ बनाना है तो वैसा ही पास हो गया, तो वो उस आर्टिकल में नहीं लिखा गया। उस आर्टिकल में लिखा गया है कि जो स्पेशल मेजोरिटी से पास हुआ है। इस आर्टिकल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अमेंडमेंट किस तरीके से कर सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इतना इस समय जान लेते हैं कि सिंपल मेजोरिटी वाली जो पाते हैं वो आर्टिकल 368 के अंतर नहीं आती है। वो एक नॉर्मल लेजिस्लेटिव लॉ के हिसाब से उसे अमेंड किया जाता है। ओके। उसके बाद में फेडरल सिस्टम भी है हमारा और यूनिटरी भी हो जाता है एक कंडीशन में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो फेडरल सिस्टम की बात यह है कि उसके अंदर दो गवर्नमेंट होती है। हमारे पास दो गवर्नमेंट है यहाँ पर, और जैसे कि स्टेट में अलग है और सेंटर पे अलग है। तो इस तरीके से दो गवर्नमेंट होती है। डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये डिवीजन ऑफ पावर्स हो गया। ये सब फेडरेशन में होता है, ये फेडरल पार्ट में होता है। और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसके ऊपर नहीं जा सकते। और सुप्रीमेसी मेंटेन करने के लिए जुडिशरी को बिठाया गया है कि कोई भी जो लॉ पास हो जाए अगर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो, सपोज कोई गवर्नमेंट ऐसी आ जाए कि उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई लॉ पास कर दिया, तो उसका हक है जुडिशरी के पास कि वो उसे नल एंड वॉइड कर दे। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पर, इस तरीके से। और रिजिडिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमने पढ़ा कि स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, कुछ कुछ लॉज ऐसे होते हैं, तो वो रिजिडिटी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि जुडिशरी के ऊपर कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि ये जुडिशरी अलग से, मतलब अपना हिसाब से जो भी उनको अच्छा लगे, जो भी उनको सही लगे, जो सब कुछ सुन के जो भी उनको डिसीजन लेना हो तो जुडिशरी वो डिसीजन ले सकती है। और बाइकर्मलिज्म है, जैसे हमने कहा था कि लोकसभा और राज्यसभा, पहले भी हमने पढ़ा है कि लोकसभा और राज्यसभा है, और स्टेट में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है हमारे पास। तो ये सभी फेडरेशन के जो फीचर्स हैं, तो ये सभी हमारे देश में इम्प्लीमेंट होते हैं। और यूनिटरी फीचर्स क्या होते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, जैसे कि हम बात कर सकते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है कि स्टेट में भी एक ही है, और मतलब स्टेट और सभी स्टेट्स के लिए या फिर सेंटर के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे कि ऐसा अमेरिका में नहीं होता है। अमेरिका में दो सिटीजनशिप होती है, जैसे जो कि आप देख सकते हैं कि स्टेट्स के लिए अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी आपको, और सेंटर के लिए अलग सिटीजनशिप लेनी पड़ेगी। तो आप अगर देखना चाहें तो फेडरेशन का सही एग्जांपल जो होगा वो अमेरिका होगा, कि फेडरेशन है वहाँ पर। यूनिटरी का जो फीचर्स हैं वो उनमें वैलिड नहीं होंगे। और जो यूनिटरी के फीचर्स आप देखना चाहेंगे तो ये आपको मिलेंगे ब्रिटिश के कॉन्स्टिट्यूशन में, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन में ये मिलेगा। और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक मिक्सचर मिलेगा कि कुछ फीचर्स फेडरेशन के और कुछ फीचर्स यूनिटरी के। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है, कुछ कुछ प्रोविजंस जो है वो अमेंडमेंट जो है वो आसानी से हो जाती है सिंपल मेजोरिटी से। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक सभी मिले हुए, कि ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट ने कोई लॉ पास कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का उसका कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का अलग लॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं। उनको भी वो सुनते हैं कि हाई कोर्ट ने किस तरीके से किया। तो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जो जुडिशरी का पार्ट है सब इंटीग्रेटेड है यहाँ पर। जब जब आप अमेरिका में देखेंगे तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो हर एक स्टेट है, हर एक स्टेट का अलग अलग अपना अपना जुडिशरी है, तो ऐसा नहीं है वहाँ पर। उसके बाद में स्टेट गवर्नर जो है अपॉइंट किया जाता है सेंटर के द्वारा। तो ये भी एक यूनिटरी फीचर हो गया कि एक सेंटर स्ट्रांग है, कुछ हद तक सेंटर के पास भी पावर्स हैं। उसके बाद में ऑल इंडिया सर्विसेज है, जैसे कि हमारे ये यूपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं, और भी जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो ये इनके बारे में जो लॉ बनाने का हक है वो राज्यसभा को दिया गया है। उसके बाद में इमरजेंसी प्रोविजंस है कुछ, कि जो भी सेंटर चाहे तो इमरजेंसी प्रोविजंस का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे 3 इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, वो आगे हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे इमरजेंसी प्रोविजंस क्या होते हैं। तो जब इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिए जाते हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी होती है, एक स्टेट इमरजेंसी होती है, और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। तो जब इमरजेंसी प्रोविजंस लगा दिए जाते हैं तो हमारा जो पूरा देश है वो यूनिटरी सिस्टम में आ जाता है, पूरी तरह से यूनिटरी फीचर हो जाता है, वो कम्प्लीटली यूनिटरी फीचर हो जाता है, और तब फेडरेशन का कोई भी पावर उसमें नहीं लगती है। तो और जो हमारा जो ये हो गया फीचर्स कि यूनिटरी क्या होता है और फेडरेशन क्या होता है।
अब फेडरेशन के बारे में बात करें तो फेडरेशन ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहीं कहीं जगहों पर फेडरल है, कुछ कुछ जगह पर यूनिटरी भी है। तो ये वर्ड कहीं भी आपको संविधान में नहीं मिलेगा ये शब्द कि ये फेडरेशन है। आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है देश का। हम आर्टिकल्स को एक एक करके डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इस समय ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 1 में ये लिखा गया है कि ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा गया है। यानी कि स्टेट्स मिलकर देश को नहीं बनाया है, जैसे कि हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये कहते हैं अमेरिका के बारे में, तो वहाँ पर स्टेट्स ने मिलकर एक देश बनाया है यहाँ, और वो वहाँ पर हक है कि कोई भी स्टेट यदि चाहे तो वो बाहर निकल सकता है, यानी कि अपना खुद का एक देश बना सकता है। यहाँ पर स्टेट्स को वो हक नहीं है, यहाँ पर सेंटर के पास वो हक है कि वो चाहे तो स्टेट्स में से स्टेट्स डिवाइड कर सकता है। जैसे आप देखेंगे कि काफ़ी स्टेट्स को डिवाइड किया गया है, जैसे छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, और तेलंगाना है, झारखंड है, ये सभी को जैसे अलग किया गया, ये रिसेंटली अलग किया गया। उसके पहले भी काफ़ी जो स्टेट्स हैं अलग की गई हैं। स्टेट्स का नाम चेंज करना है तो वो कर सकता है सेंटर, तो ये कर सकता है, लेकिन स्टेट को ये हक नहीं है कि वो ये कहे कि मैं आज इंडिया के साथ नहीं दूसरे देश के साथ दूसरे देश के साथ जुड़ना चाहूँ, ये ऐसा हक नहीं है। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन इस तरह से नहीं कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, तो वैसा नहीं है। यहाँ पर इतना हक नहीं है स्टेट के पास। तो इन जो फेडरेशन है हमारे जो हमारे देश के बारे में, उसके बारे में कुछ लोगों ने कुछ बातें भी कही थी पहले, तो उनकी बातें हम देख लेते हैं एक एक करके। केसी वेयर ने कहा था कि क्वाजाइल फेडरल, माफ कीजिएगा, क्वाजाइल फेडरल हमारा संविधान है, जिसका मतलब है कि फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि फेडरेशन भी है और यूनिटरी भी है कुछ कुछ जगहों पर। मॉरिस जोन्स ने कहा था कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि फेडरेशन है विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, यानी कि फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर स्ट्रांग है, सेंटर के पास भी काफ़ी हक है। आप आज देखेंगे तो सेंटर हमारा भी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि फेडरेशन है तो सेंटर के पास कोई ज़्यादा हक नहीं है, सेंटर के पास भी काफ़ी हक है, काफ़ी कुछ सेंटर के हाथ में भी चीज़ें रहती है। तो आज के लेक्चर में हम यहाँ तक ही देखते हैं, यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं कि जो भी फीचर्स हमने देखे हैं। आगे के लेक्चर में हम और फीचर्स के बारे में देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या क्या रखी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या क्या फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। काफ़ी फीचर्स हैं, काफ़ी डिटेल्ड हम समरी देखेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि प्रियम्बल है, उसके बाद जो आर्टिकल्स आएंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आगे के लेक्चर्स में आपको ये सब कुछ जानने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमने आज फीचर्स को शुरू किया है। इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया हो, या फिर कोई भी डाउट हो किसी तरीके का भी, और पहले के जो लेक्चर्स हैं उनमें भी कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।